हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोलेचूर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट आ गया है। 30 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होने को है। अभी कल की ही न्यूज़ है ये। तो ऐसे में अब बिना टाइम वेस्ट किए हमें अपनी तैयारियों में लग जाना है। तो जो भी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं वो सभी आपके सीडीपीओ और बीपीएससी एग्ज़ाम को टारगेट करके, साथ ही बिहार एसआई के लिए भी अपलोड किया जा रहा है। तो आप उन सभी वीडियो को देखिए। आज से हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जो एडिटोरिया बुक से लिया गया है। तो एडिटोरिया के द्वारा जो 15 प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया है, तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे और एक एक करके जो भी प्रैक्टिस सेट है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट के वीडियो आपको 2-3 दिन के अंतराल पे मिलेंगे। और इसके अलावा जो बिहार करंट अफेयर है और नॉर्मली जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, इन सभी के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही जो सिलेबस के अनुसार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी जो भी सब्जेक्ट के वीडियो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, इन सभी वीडियोस को टॉपिक वाइज भी आपको दिए जाएंगे। तो इन सारे चीज़ों को एमसीक्यूज़ के रूप में आप बनाते चले। आप एक टॉपिक को पढ़ ले, फिर उसका एमसीक्यूज़ बना ले। और टॉपिक का नाम भी मैं आपको पहले से ही बता दूंगी कि इस टॉपिक पे आपको कल वीडियो मिलने वाले हैं। तो आप उस टॉपिक को पढ़ लेंगे और अगले दिन आपको उसके ऊपर एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारियों को चेक करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए। प्रैक्टिस सेट तो वैसे भी आपको पूरा बनाना ही चाहिए। इसके अलावा जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसे आप लास्ट तक देखिए। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ही देखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो भी वीडियो आपको मिलेंगे, इसके पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? अनुच्छेद से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। इसी के अंतर्गत जो है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो कौन नहीं होते हैं? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये जो है राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 150 होते हैं तो सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के रूप में सॉल्व करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन चुनिए। ऑप्शंस को आप पढ़ लें, मैं इसमें आपको आंसर बताते चलूँगी। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ये गलत कथन है। चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। और ये लिया कहाँ से गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है तथा यह देश के शासन में मूलभूत अपनी भूमिका भी निभाता है। और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए इसमें डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? तो ये किया गया है एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जो कब 1976 में किया गया था। अगला है, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, यानी ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भाग 12 में है, इसे भी आप ध्यान देते चलें।
एक क्वेश्चन को कई रूप से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से देखते चलें। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 253 इसके अनुसार जो है विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अगला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के तहत सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो ये किसके तहत है? तो संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए। तो सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। अगला है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। कौन से भाग में? भाग 17 में। तो ये निम्नलिखित में से है, ये किन में से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो ये थे मोरारजी देसाई। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, कूट में है, तो इसमें इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? देख ले, पहले आप इसमें पढ़ लेंगे। इसका जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन है, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? तो वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। अगला है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया है? तो ये स्वीकार किया गया 103वें संशोधन के द्वारा, आर्थिक आधार पर आरक्षण। अगला है, किस शासक को, हिस्ट्री से आ गया, ये पॉलिटी का था अब तक, ये जो 12 क्वेश्चंस थे, अब हम लोग हिस्ट्री से करने जा रहे हैं। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए, मतलब वीणा हाथों में लिए हुए अंकित किया गया है? किस शासक को? तो ये था समुद्रगुप्त, इसे दर्शाया गया है सिक्कों पे। और समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था, उसने कभी पराजय का सामना नहीं किया था। ठीक है, और इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भी क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। किसके द्वारा? तो वी.ए. स्मिथ के द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जिस कन्या का विवाह नहीं होता था उसे अमाजू कहा जाता था। तो बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, अमाजू। और लड़कियों की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार क्या होता था? इसे बहतू कहा जाता था, जो विदाई के समय दिया जाता था। अगला है, ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा टोली से प्राप्त हुआ है, जो नर्मदा नदी के किनारे है ये। अगला है, 14वीं सदी का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 14वीं सदी पूर्व का बात हो रहा है। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है एशिया माइनर से। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? कौन से शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था राजेंद्र प्रथम। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, चोल वंश का ये राजा था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जब सही नहीं वाली बात हो तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। तो देखिए, इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था।
ये भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, ये गलत है। और ऑप्शन 3 के अनुसार ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, ये गलत है। ऑपरेशन 0 चलाया गया था। और अगला है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये भी गलत है। समर्थन नहीं किया गया था, ये दोनों गलत है। तो इसमें 2 ऑप्शन हो गया, कथन सही नहीं है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन है ये? गौतम। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो ये कौन सा है? बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है बदलकर रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस संगठन का नाम चेंज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन गलत है, इसे आपको चयन करना है। तो इसमें इसका सही आंसर है, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। ये जो है गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय की सहायता से किया था ये द फ्री इंडिया सेंटर। ठीक है। सेंटर से आज़ादी के पर्चे छापे जाते थे और 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। तो इसमें इसका बी सही आंसर हो गया। जापान की नहीं बल्कि जर्मनी की सहायता से किया गया था। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और ये समय इसका कब का था? तो ये 1333 में भारत आया था और 1342 तक ये था। और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत भी लिखा था, जिस किताब का नाम है किताब उल रहला। अगला है, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? तो ऑप्शंस देखिए, इसमें कौन सा है? बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमित चंद। तो इसमें जो है सभी को, इन चारों को 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन 1912 में आपको पता होगा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो इसी दिन लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिश शाही राजवंश एवं अपने परिजनों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था और प्रवेश के समय ही बसंत विश्वास और बाकी ये चारों जो हैं इन्होंने बम फेंका था और इसके लिए इन्हें फांसी की सज़ा भी दी गई थी। तो इसमें जो है ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, ये सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्वक सभा पर गोली चलवाई, ये भी सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी, ये भी सही है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, ये कथन गलत है। ये जो है गलत हो जाएगा, यानी कि डी जो है इसका सही आंसर है। कथन सत्य नहीं है कौन सा? तो ये डी जो है ऑप्शन ये सही नहीं है। अगला है, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय है? 58 से क्या अभिप्राय है? तो राजस्व विभाग
को 58 कहा जाता था, राजस्व विभाग को। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो ये मिलाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो इसमें सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ग्वालियर के सिंधियों के द्वारा किया गया था। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के संग्राम में जो है ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा मदद की थी। और कैनिंग ने कहा भी था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना होगा। अगर ये जो है सिंधिया जो है ये अगर संग्राम में भारतीयों के साथ हो जाते तो अंग्रेज़ों को अपना बिस्तर गोल करना पड़ता, ऐसा कहा गया था कैनिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। अगला है, अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो इनका था भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध था। भारत छोड़ो आंदोलन कब है? 1942 में। अगला है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। और इनके द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई थी। इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ये किया गया था। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 1899 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ऐसा कहा गया था। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये सभा और एसोसिएशन से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्ज़ाम में। तो आप इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर, उसे आप देख लीजिए। जो कई तरह की जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो सभाएं स्थापित की गई, एसोसिएशन जो बनाए गए हैं, तो उस पर एक स्पेशल वीडियो है, वहाँ से आप उसे देख लें और याद कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। 1918 में स्थापना कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। अहमदाबाद में मजदूर मिल मजदूरों के लिए जो है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था? 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन को याद किया, 1930, 31 और 32। अगला है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें जो है टीपू सुल्तान मारा गया था। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था 1942 में। अगला है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था 5 मार्च 1931 को। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है,
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस वक्त कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग था ये 1857 की क्रांति के समय। और इसे कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? बाजार द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्रीय इकाई द्वारा, निजी संगठन द्वारा। तो इसमें जो है सभी सही है, ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य या केंद्र इकाई द्वारा संपादित की जाती है। तो ई इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? तो ये निर्धारित की गई है 2250 कैलोरी। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए बने विशेषज्ञ दल ने दैनिक भोजन के ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता निर्धारित की गई है। और वहीं संयुक्त रूप से अगर बात करें तो ये 2250 कैलोरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूचियों का मिलान करना है। तो यहाँ पे मसाला और उसके उत्पादक क्षेत्र के बारे में दिया जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर केसर, काली मिर्च, हल्दी और जीरा। तो केसर जो है ये जम्मू कश्मीर से है। और काली मिर्च कहाँ से है? तो ये केरल। अगर हल्दी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश। और जीरा राजस्थान। तो इस हिसाब से जो है कौन सा इसमें सही आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये बी इसमें इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? कौन सी कीमत को? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके दोबारा से इस प्रैक्टिस शीट को बना सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना? तो ये था शिवरामन सिंह समिति। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, सही है। पीली क्रांति मक्का, ये मक्का नहीं, ये तिलहन होगा। तिलहन पीली क्रांति के नाम से है। श्वेत क्रांति दूध, सही है। कृष्ण क्रांति कपास नहीं, यहाँ पे पेट्रोलियम होगा। तो इस तरह से दो इसमें सुमेलित नहीं है, तो ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि आलू को गोल क्रांति के नाम से, प्याज गुलाबी झिंगी, उर्वरक धूसर क्रांति, अंडा को रजत क्रांति, फल एवं सब्जी को सुनहरी क्रांति। तो ये अन्य नाम भी है जिसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो ये सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? तो इसमें जो है देखिए, ब्रांड सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण पत्र, बैंकों की कुल जमा राशियां, कंपनियों के शेयर इत्यादि मूल का संचयन करते हैं, इसलिए ये मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि
एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो सबसे अधिक 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो है सबसे अधिक गरीबी दर है और ये है 39%। और इसमें जो है बिहार का कौन सा स्थान है इसे भी जान लेना चाहिए। तो बिहार का इसमें चौथा स्थान है, ठीक है। और अगर संघ राज्यों के यानी केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर अगर बात की जाए तो इसमें बिहार का 5वां स्थान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता है? तो ये जलवायु जो है अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में वर्षा जो है मुख्यतः ग्रीष्मकाल में अल्प मात्रा में होती है तथा तापमान वर्ष भर अधिक बना रहता है। तो सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। निम्न पर विचार करें। तो आइए विचार करते हैं। गर्म एवं शुष्क जलवायु, हल्की और गीली जर्दी, सदाबहार ओके के पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो ये जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है जहाँ पर गर्म और शुष्क जलवायु भी है, हल्की और गीली सर्दी भी है और सदाबहार ओके के पेड़ हैं। तो ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बारालाचा हिमाचल प्रदेश, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, मानादर्रा सिक्किम, जलेपला सिक्किम। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी इसमें सुमेलित नहीं है, मानादर्रा। ये जो है उत्तराखंड में पड़ता है मानादर्रा। और दर्रा का एक स्पेशल वीडियो आपको बोर्ड पर मैप बना के समझाया गया है। आप प्लीज़ 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 आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। आपको दर्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछा जाएगा, आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो उसका आपको लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं डाल दूँगी भारत के दर्रे का वीडियो का लिंक। आप वहां से जाकर इस वीडियो को देखने के बाद आप दर्रे वाला वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मानादर्रा। ये जो है उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है नामचा बड़वा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो ये जो है हिमाद्री या बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं, यहाँ स्थित है ये नामचा बड़वा। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है? तो पटना के समीप जो है गंगा नदी किस दिशा से आकर मिलती है? तो ये उत्तर से आकर मिलती है। अगला है नदियों की विसर्प वाहिका को, देखिए बिहार की नदियों का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। बिहार स्पेशल 8-10 वीडियो है जो बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। बिहार की नदियों का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। नदियों की विसर्प वाहिका को गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, क्या कहलाती है? क्या कहा जाता है इसे? तो इसे मन कहा जाता है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, मन। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पटना से मोकामा तक है। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, पटना से मोकामा। देखिए वैसे तो और भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, लेकिन एडिटोरिया से इस बार इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये बुक नहीं खरीद पाते हैं।
तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है कि वो एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे, और इसके अलावा भी जो हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं उसे भी आप बना लेंगे। तो ये आपकी तैयारी के लिए और भी अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है, तो 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मरुधान किसे कहा जाता है? मरुधान रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र होता है जिसे मरुधान कहा जाता है। 30 में इसका सही आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। 30 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो ये लानोज ये जो है नॉर्वे की राजधानी है। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। अगला है, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो जलधारा का भी आपको वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पे, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए। तो कौन सा ठंडी जलधारा नहीं है? तो अगुलहास जो है ये गर्म जलधारा है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठंडी नहीं है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको मैप से पढ़ने में ज़्यादा समझ अच्छे से आएगा, तो उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा आप गोली अचीवर चैनल को सर्च करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉरेस जल मरुमध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित। तो इसमें ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है ये टॉरेस जल मरुमध्य। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो रूस में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन किया जाता है। 30 का सही आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर बोत्सवाना है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो देश के स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा, देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुआ की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुआ की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कुल कितने हैं तेंदुआ भारत में? तो 12,852 है, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में हैं 3421। और इसके बाद जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब जो है दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर है। यानी दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित है? तो ये पटना में है। रेगुलर क्वेश्चन है ये और कई बार पूछा भी गया है। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में काफ़ी चर्चा में ये रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक संयुक्त अरब अमीरात में है। और तो 2020 के अनुसार 1.8 करोड़ भारतीय भिन्न भिन्न देशों में रह रहे हैं, और जिसमें सर्वाधिक 35 लाख प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में हैं। ठीक है, कितने हैं? 1.8 करोड़ भारतीय बाहर रह रहे हैं, जिसमें से 35 लाख जो है संयुक्त अरब अमीरात में है। अमेरिका में कितने हैं? 27 लाख जो है अमेरिका में रह रहे हैं। सऊदी अरब में भी 25 लाख है।
अगला है एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो 143 उपग्रहों को एक साथ 24 जनवरी 2021 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 143 उपग्रहों में 133 सरकारी और 10 स्पेस एक्स के स्वयं के उपग्रह थे। तो इस तरह से इसमें डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? तो ये है पीवी सिंधु। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 वर्षीय पीवी सिंधु है ये। अगला है नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये है कर्नाटक। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ई एपिक का विस्तारित नाम क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देखिएगा। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं रेगुलर तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन एक यहाँ से आते ही हैं। तो इसमें इसका सही आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है राहुल पंडिता के द्वारा। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये फिल्म है थप्पड़। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ हो गया और इसके निर्देशक कौन थे? अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे मिला है? तो इरफान खान को। और कौन सी मूवी? अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यही थप्पड़ मूवी की जो हीरोइन है जिनका नाम है तापसी पन्नू। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे मिला है? तो ओम राउत को। और कौन सी मूवी के लिए? तानाजी के लिए। हिस्टोरिकल मूवी है ये तानाजी। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये हैं एन.बी. रमन्ना। 30 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया गया है। ये तो सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया। ये भी सही है। देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये भी सही है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया। ये भी सही, यानी कि इसमें असत्य कथन एक भी नहीं है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद यानी आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान दूसरा है। दूसरे स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर कौन है? तो सऊदी अरब इसमें पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है स्टीफन लोफवेन। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टीफन लोफवेन। अगला है हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें सारे ऑप्शन को आपको ऐसे में चेक करना होगा। स्टेबेन ओकान सीरिया के राष्ट्रपति, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही कहा होगा? तो इसके सही आंसर है बशर अल असद। बशर अल असद जो है ये है स्टेबेन ओकान के
सीरिया के राष्ट्रपति कौन हो गए, तो ये हैं, इनका नाम है बशर, चलिए लिख देती हूँ, बशर अल असद। ठीक है, ये है। और इसकी राजधानी क्या है सीरिया की, तो दशमिक। इसके अलावा बाकी ये 3 सही है। अगला है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया है तमिलनाडु के द्वारा। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगला है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, ये तो उत्तराखंड की है ये, जिन्हें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशिया खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की गई है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो ये राजस्थान के द्वारा। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए, तो 119 दिए गए हैं, जिनमें से 7 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, 10 को पद्म विभूषण और 102 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया गया। 9 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। अगला है, डेजर्ट फ्लैग 4 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेज़बानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है, तो ये है देश संयुक्त अरब अमीरात। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाइए, तो इसमें इसका सही आंसर अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो इस तरह से मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, तो इसमें इसका डी सही आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है, कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सी योजना शामिल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये जो है इसमें शामिल नहीं है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें शामिल क्या क्या है, तो इसे देख लीजिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है। अगला है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा, तो ये है 2.97%। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा, तो ये जिला है मुजफ्फरपुर। भारत में 42 मेगा फूड बनाए जा रहे हैं, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा।
वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया है? तो ये कुर्था थाना जो अरवल में पड़ता है। अगला है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र कौन था? तो ये था बांग्लादेश। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला है 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जर्मनी में किया जाएगा। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? ये बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये नवंबर 1929 को हुई थी। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रांतीय सभा, किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये सब जो है बराबर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे ये अध्यक्ष? तो ये थे FG स्लाई। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ये है चिरांद, चेचड़ यानी वैशाली, चिरांद यानी सारण, और हैं बस यही दो जगह हैं, चिरांद और चेचड़। तो ई इसमें सही आंसर इसका ई हो जाएगा। अगला है शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया? तो ये 1541 में बनाया था शेर शाह शुरू के द्वारा। अगला है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो ये डच कंपनी की फैक्ट्री थी। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो ये वैशाली नगर से संबंधित थी आम्रपाली। अगला है किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये परिवर्तित हो जाता है, यानी ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? मोनोमीटर गैसों का दाब ये सही है, पायरोमीटर उच्च दाब सही है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता सही है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता सही है, यानी ई इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है मिलान सही नहीं कौन सा है, तो इसमें तो सारे सही है, तो ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है SI पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो 7। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कौन कौन से हैं? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 है। अगला है निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय तथा क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है, क्या है इसके सूचक? तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ये लिटमस, वनीला, हल्दी, लौंग। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी है। अगला है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है जिंक ऑक्साइड, यानी बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य क्या है? त्वचा से सांस लेता है, ये तो सही है। शीत रक्त प्रणाली है, ये भी सही है। कायांतर में आंत बड़ी हो जाती है कायांतरण में, ये गलत है। कौन सा असत्य है? तो ये सी जो है ये असत्य है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये उभयचर वर्ग से आता है, ये भी सही था। निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो ये है
एलिथ्रिन, 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो ये होता है 1000 किलोग्राम सी। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो 65% जो है हिस्सा ऑक्सीजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम, आतिशबाजी, मैग्नीज, फर्टिलाइज़र, टंगस्टन, इलेक्ट्रिक बल्ब, तांबा, गैल्वनीकरण। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो डी जो है इसमें सही नहीं है। तांबा गैल्वीकरण ये सही नहीं है, जिंक गैल्वीकरण होता है। अगला है, फास्फोरस का कौन सा अपर रूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो ये है श्वेत फास्फोरस, 20 में सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसमें चूहे मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड, पोटेशियम साइनाइड। तो इस हिसाब से इसमें ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन प्रभावित नहीं होती है, 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो ये क्या है? ये है आग्नाशय यानी पैनक्रियाज। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो ये है यूरेनियम, ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका परमाणु भार कितना होता है? 238.08। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो तना का उदाहरण नहीं है शकरकंद, जड़ है ये। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? मलेरिया से क्या प्रभावित होता है? पीला, लीवर। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो ये संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो ये डिमेंशिया जो है ये अनुवांशिक रोग नहीं है, ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर मुख्य रूप से बात की जा रही है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, कैंसर के उपचार के लिए रेडियोधर्मी समस्थानी का उपयोग किया जाता है, कौन से? तो कोबाल्ट 60, ये कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कैंसर के उपचार के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। और आयोडाइड 131 ये भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के उपचार में, तो इसमें जो है ई इसका सही आंसर हो जाएगा। और आर्सेनिक 74 का ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, और सोडियम 24 का उपयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? जो आंखों से आंसू आने लगते हैं, भीड़ में अक्सर ये चलाया जाता है, तो ये कौन सा है? तो ये अमोनिया, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो ये यकृत में भंडारित होता है।
विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? तो रतौंधी नहीं होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है, बहुत ही अच्छा स्रोत क्या है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी और ये जो है जीरोपिथेल्मिया। तो ये दो रोग जो है विटामिन ए की कमी से नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ई इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। स्रोत से भी आते हैं क्वेश्चंस कि कौन से विटामिन का कौन सा स्रोत होता है, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, हाँ, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ये है बर्ड फ्लू। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखा गया है अरस्तु के द्वारा। द पॉलिटिक्स। अरस्तु को दर्शन, राजनीति, काव्य, आचार शास्त्र, शरीर रचना, दवाइयाँ, ज्योतिष आदि इन सारी चीज़ों का जो है अच्छा ज्ञान था और उनकी लिखे हुए ग्रंथों की संख्या लगभग 400 बताई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैथ से 10 क्वेश्चन है, तो इसे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ आपको आंसर दूंगी इसका। तो यदि ए और बी का औसतन इतना है तो एन का मान क्या होगा? तो इसमें इसका सही आंसर बताया गया है ए 0। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करें, फिर आंसर से मिला लीजिए। तो 142 का आंसर आपको आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो इसमें इसका सही आंसर है ए 2700। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धातु में तांबा तथा जिंक का ये अनुपात है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा जो ये अनुपात प्राप्त होगा? तो इसके लिए इसका आंसर दिया गया है ए। अगला है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेले इसे 18 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो इसमें इसका सही आंसर दिया गया है बी 9 दिनों में। अगला है इतना का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? तो इसमें इसका सही आंसर दिया गया है 26,620, यानी सी इसमें इसका सही आंसर दिया गया है। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो? तो इसका आंसर दिया गया है 48 डी। 47 का आंसर दिया गया है डी यानी 3। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर दिया गया है ए यानी 58। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर दिया गया है, इसमें श्रेणी मिलाने वाला है, तो इसमें इसका सही आंसर है 26। इसमें जो है देखिए इस तरह से बनाया गया, इसमें जैसा एक्सप्लेन किया गया है 8 9 7 डैश, देखिए यहीं पर तो हो सकता है। देखिए 8 और 9 के बीच में 1 के स्क्वायर को ऐड किया गया है, 9 और 7 के बीच में 2 के स्क्वायर को, यानी 2 2 4, 2 पे 3 है, क्यू है। ओके,
ए का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर। इस तरह से ये बनाया गया है। तो इसमें जो है 26 इसका सही आंसर है, 26। अगला है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 हेड आने की प्रतीकता यानी संभाव्यता क्या होगी? तो इसका आंसर दिया गया है बी, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से जो है 150 क्वेश्चंस पूरे होते हैं आपके। और आपने कितना खुद से पूरी ईमानदारी से आप बताइएगा कि आपने कितना सही आंसर किया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन कल फिर हम लोग करेंगे जो करंट अफेयर का है, राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल और इंटरनेशनल जो सम्मेलन है, जैसे G20 का है, कोप का है, सतत विकास का है। तो इन सारे जो सम्मेलन किए गए हैं भारत और अन्य देशों के द्वारा, तो इसके ऊपर आपको कल एक वीडियो मिलेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। और इसके साथ साथ जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं उसे आप देखते रहें। अब समय बहुत कम है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें और आपका एक सीट पक्का होना चाहिए। ऐसी पढ़ाई करें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें और PDF को आप लिंक से डाउनलोड कर लें। थैंक यू।